इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त प्राय है, नहीं तो 10-20 सालों में आप खुद देखेंगे कि ये समाप्त हो जाएगी अपने आप ही। लेकिन इसको इशू बना रखा है ये जातिवाद जो है, राजनीतिक दलों का बनाया गया प्रोपोगंडा है, इशू है। आप आज देखिए 2024 का इलेक्शन आने जा रहा है और किस तरह से जातिवाद की बातें, सांप्रदायिकता की बातें अपना लोग चिल्ला चिल्ला के भाषणों में कर रहे हैं। जातिवाद बेसिकली ये अंग्रेजों की देन थी, ये मैं सिद्ध करने वाला हूं आज। और जातिवाद समाप्त प्राय होने वाला है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जाति सेंसस कराएंगे, जातियों का उत्थान करेंगे, एक तरफ इस तरह की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कुछ दल जो कहते हैं कि जातियां तो है ही नहीं है, सिर्फ गरीब और अमीर हैं, गरीबों के लिए हमें काम करना है, हम गरीबों के साथ हैं। तो इस तरह का विभाजन पॉलिटिक्स में, जाति जो है ये पॉलिटिकल एजेंडा तक रह गया है। जातिवाद धीरे धीरे शहरों में तो लगभग खत्म हो चुका है, गांव में अभी भी है, गांव में जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जिस तरह से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास होते ही जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है, ये अपने मुद्दों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जातिवाद पर राजनीति करने वाली ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां और अब नए दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस जातिवाद के विष को, वैमनस्यता को विकसित करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं हूं बीजेपी का, लेकिन मुझे पता है कि जातिवाद, आपको बताया भी पिछली बार कि किस तरह से मौर्य काल तक जातिवाद की बात नहीं आती है। प्राचीन काल में जितने भी राजवंश आप देखते हैं, चाहे नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, या बाद में ये गुप्त काल, ये सब दलित थे। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। 35-36 साल का उनका शासन रहा है पुष्यमित्र शुंग का, वही ब्राह्मण थे, बाकी सब दलित थे जिन्हें क्षत्रिय में अपना लिया गया, क्षत्रियत्व तो प्राप्त कर लिया। लेकिन गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जब बड़े बड़े भूखंड सामंतों को दिए जाने लगे, उसके पीछे की रीजनिंग समझते ही आपको समझ में आ जाएगा जातिवाद की उत्पत्ति गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कैसे हुई, कैसे नई नई जातियां उभरने लगी। जिस मनु को ये लोग गाली देते हैं चारों पहर, मनुवादी हैं मनुवादी हैं, उस मनु ने भी कहीं अस्पृश्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अस्पृश्य शब्द का प्रयोग भी बाद में याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। लेकिन अस्पृश्यता ये एक दंड था, दंड के रूप में दिया जाता था। बड़े अपराध करते थे उनको दंड स्वरूप दिया जाता था। जातियों का निर्माण गुप्तोत्तर काल में, उसका कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो देश का था वो चौपट हो गया हमारा। 3री शताब्दी में पूर्वी रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। उस समय के रोमन इतिहासकारों को आप देखेंगे वो रोते हैं इस बात पे कि भारत, हमारे देश का सोना भारत बह के चला जा रहा है, क्योंकि सिल्क एक ऐसा उत्पाद था देश का जिसकी विदेशों में बहुत अधिक मांग थी। सिल्क, मसाले, इसके लिए हमेशा हमारा देश सोने की चिड़िया ऐसे नहीं था, पूरे विश्व से सोना बह के भारत आता था, तब ये सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय 3री शताब्दी के आसपास आप देखेंगे कि किस तरह से चीन ने सिल्क का उत्पादन करने का जो प्रोसेस होता है उसको सीख लिया। वो सिल्क मजदूर कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो विदेश जा नहीं रहा है, पूर्वी रोमन साम्राज्य ने बैन कर दिया, तो वो धीरे धीरे गांवों की तरफ आए गए। नगरीकरण की प्रक्रिया जो थी वो अवरुद्ध हो गई और आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जजमानी प्रथा का विकास हुआ, मुद्रा में लेन देन कम होने लगा। आप देखते हैं कि मौर्य काल में 6 BC में 48,000 पर्ण से 7,000 पर्ण तक वेतन दिया जाता था। अभी मुद्रा अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी, वेतन देने के लिए पैसे ही नहीं रहे, तो आप देखेंगे कि सबसे अच्छे सिक्के, आइडियल सिक्के माने जाते हैं कुषाणों के काल के। लेकिन गुप्त काल में आते आते स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को, लेकिन स्वर्ण की सिक्के ज्यादा भले मात्रा में मिलते हैं, लेकिन उसमें मिलावट आने लगी स्वर्ण सिक्कों में। और गुप्तोत्तर काल में तो लगभग चौपट ही हो गया, आंतरिक व्यापार भी और बाह्य व्यापार भी। वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई, वस्तुओं के आदान प्रदान से चीजों को खरीदा जाता था।
मुद्रा नहीं रह गई लोगों के पास, आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई, उसकी वजह से बहुत सारे जातियों का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों में आप देख लीजिए, जो श्रुति है, वेद को श्रुति कहते हैं, वेद जो 2 वेदों का ज्ञाता है वो द्विवेदी कहलाने लगा। जिसको 3 वेद आता है त्रिवेदी, 4 वेद चतुर्वेदी, जो जिनको बहुत सारे वेदों का और उपनिषदों का ज्ञान है वो मिश्र कहलाने लगे। इस तरह का ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में 36 कुलों का जिक्र आता है, 36 तरह के गोत्र पाए जाते हैं क्षत्रियों में। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्नि से निकले हुए, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, जिसको चंदेल भी कहते हैं, ये उत्पत्ति जातियों की, मतलब जातियों में जातियां, उपजातियां भी निकल रही हैं। वो गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल को पूरा ले लीजिए तो इस तरह से विकसित हो रहा है। वैश्य समाज में क्षेत्रीय आधार पे बहुत सारे जातियों का निर्माण हो रहा है, जायसवाल, बरनवाल, अग्रहरी, दुनिया भर की जातियां। इसी तरह से नीचे जब आएंगे आप तो देखेंगे कि गांव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर विकसित करनी है तो वहां तो कुंभकार भी चाहिए, सोने का काम करने वाला भी स्वर्णकार चाहिए, लोहे का काम करने वाला लोहार चाहिए, शिल्पकार चाहिए, स्टील का काम करने वाला, कपड़े का काम करने वाला। ये कारोबारी समूह हैं। ये कारोबारी समूह जातियों में कैसे कन्वर्ट हुए, ये कार्य इनका काम है, पेशा है। जैसे आज वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, इनका पेशा है, इनका एक समूह है। लेकिन कोई आईआईटीएन अपने बेटे को आईआईटीएन बना ही लेगा, ये कोई जरूरी तो है नहीं। कोई वकील अपने बेटे को वकील ही बनाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन उस समय जब शिक्षा का इतना अभाव था, शिक्षा पद्धति इतनी विकसित नहीं थी, और जो बच्चा अपने बाप के साथ रह के उस परिवार का काम को जितनी आसानी से सीख जाता है, जैसे स्वर्णकार का बेटा स्वर्णकार होने लगा क्योंकि वो बचपन से देख रहा है सोने का काम होते हुए। इसी तरह से लोहार का, कुंभकार का, इनके बच्चे, बेटे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने लगा, बेटा अपने आप सीख जाता था। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अनुवांशिक होने लगा। बेसिकली हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जातियों के उद्भव और विकास की, उसको देखने के लिए भारत में जातिवाद का जो जहर घोला गया उसको भी थोड़ा सा समझते चलिए। हमारा इतिहास क्रमबद्ध रूप से लिखने का जो दावा अंग्रेजों ने सबसे पहले किया, और उन्होंने उसमें सबसे बड़े नाम जो आते हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर। कार्ल मार्क्स तो यहाँ आया भी नहीं, लेकिन मैक्स मूलर जो जर्मन था, इंग्लैंड में ही पढ़ा लिखा, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए अपना इंडिया भी आए, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट। और उस आदमी को आप जब समझेंगे कि उस आदमी ने, वो अंग्रेजों का ही कायल था, वफादार था, उसका एक वक्तव्य है इंग्लैंड की संसद में, और वो बताते हैं कि मैंने सारे भारत का भ्रमण किया है ऊपर से नीचे तक, मुझे एक भी चोर, एक भी भिखारी देखने को नहीं मिला पूरे भारतवर्ष में। और आगे लिखते हैं कि इतने उच्च नैतिक आदर्श हैं इन लोगों के, और मैंने इतने योग्य लोग देखे कि मैं नहीं समझता कि हम इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि हम इसके मूल आधार को नष्ट न कर दें। मूल आधार मतलब जो संस्कृति है, इसको नष्ट करने की जो स्ट्रेटजी अंग्रेजों ने बनाई, और इसी को आगे बढ़ा के इंडियन एजुकेशन एक्ट 1935 ले आया गया, जिसमें संस्कृत की शिक्षा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बड़े बड़े कारीगरों के हाथ, अंगूठे काट लिए गए, उनको किडनैप करके विदेश भेज के नौकर बना दिया गया। हमारे जो टैलेंट था हमारे देश का, जो हमारे हाईली स्किल्ड लोग थे, इनको दमन कर दिया गया। इनको तरह तरह से हतोत्साहित करके इनका दमन किया गया, क्योंकि उनको भारत पर शासन करना था। और उसी के आगे क्रम में आप देखेंगे तो किस तरह से इन्होंने जातियों के आधार पे विभाजित करवाया, भारत को इस तरह से डेवलप किया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ले आई
कि आर्य आए और उन्होंने हड़प्पा वासियों को और सारे यहाँ के जो लोकल लोग थे इनको मार के जंगलों में भगा दिया, और जो बच गए उनसे बहुत घृणित काम करा। एक भी एग्जाम्पल पूरे इतिहास में नहीं मिलता है कि कोई आर्य अनार्य टाइप का, इस टाइप का कोई विवाद रहा हो हमारे इतिहास में। लेकिन ये कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, इन लोगों की स्ट्रेटेजिकली ये सब काम इन्होंने किया, क्योंकि इनको वर्ग संघर्ष दिखाना है। आपस में लड़ोगे नहीं तो हम राज कैसे करेंगे भाई? आपस में वर्ग संघर्ष पैदा करना। मैं कार्ल मार्क्स तो क्रांति करता था, क्रांति के नाम पे कि भाई शोषण और शोषित वाला आप सबको पता ही है कि जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा, लेफ्टिस्ट आज भी यही करते हैं, ये वर्ग संघर्ष घरों में घुस जाते हैं, औरतों तक को भड़काने का काम जो करते हैं वामपंथी, ये इसी मानसिकता से करते हैं। इनको समझने की जरूरत है। जाति व्यवस्था हमारे यहां जब थी तब थी, उस समय की मांग थी, लेकिन जातिवाद का जहर जो समाज में घोला अंग्रेजों ने, जिसको वामपंथियों और इस्लामिस्ट इतिहासकारों ने इतना प्रमोट किया इस देश में, उसको समझने की जरूरत है। जिनको इन्होंने जातियों में बांटा, लोहार सुनार, इनको पता तो था नहीं, बाहर से आए थे, इनको लगता था कि ये जातियां हैं, इनसे भेदभाव किया जाता। भेदभाव कहीं कुछ नहीं था। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो अन्न उपजाया जा रहा है उस पर सबका अधिकार है। जब आपको कोई लोहे का काम कराना है तो आपके पास लोहार है, सोने का काम है सुनार है, सब तरह की व्यवस्था है। लेकिन चूंकि मुद्रा का प्रचलन कम हो गया तो सब वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित हो गई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, इस तरह से टेक्नोलॉजी, जो टैलेंट, जो हाईली स्किल्ड टेक्निक है, ये बाप से बेटे में ट्रांसफर हो रही थी। अभी हमारे यहाँ 14 साल से छोटा बालक अगर कोई बाप के धंधे को करने लगे तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, केस बनता है, FIR दर्ज होती है। और यही यूरोप में अगर 14 साल से छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उसको सेल्फ सफिशिएंट के नाम दिया जाता है। ये है गुलामी की मानसिकता, ये है जिससे हमें बाहर निकलना है। लेकिन हम जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, बाहर नहीं निकल सकते। कान में, शूद्रों के कान में शीशा पिघला के डालते थे, ये सब बकवासबाजी। मनुवाद, मनुवाद, अरे मनुवाद, मनु ने क्या कह दिया ऐसा? मनु को पढ़े तो होंगे नहीं, ये मनु स्मृति है मेरे पास। जितने मनुवादी विरोध करते हैं, फाड़ने के लिए भले मंगवाते होंगे मनु स्मृति, लेकिन कभी भी पढ़े नहीं होंगे। एक भी आदमी, जितने भी ये सब दुनिया भर के नाटक करने वाले लोग हैं, समझेंगे है नहीं, बकवास करवा लो इनसे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये दुनिया भर का नाटक, जाति सेंसस कराना। जाति सेंसस क्या कर लोगे? 60 साल तक शासन किए थे, क्या कर लिया तुमने? कितना प्रमोट किया था इनको, गरीबों को? और जाति सेंसस में क्या ब्राह्मण नहीं है गरीब, क्षत्रिय गरीब नहीं है? इस तरह की बकवासबाजी है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक बटन भी दबा दें और शेयर भी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद बंधु।